नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर और इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था। इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो है। आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस, आप इसको देख लीजिए। नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन को क्लिक करो और चेक करो वो वीडियो देखने के बाद वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। पेज नंबर 81 में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर दिया था, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो फर्स्ट आपको समझना चाहिए डिफ्यूजन क्या है और डिफ्यूजन से कैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म एमीबा का बात कर रहा हूं। जब भी एमीबा रेस्पिरेशन करने के लिए नीडेड होता है इसको ऑक्सीजन कहां से लाता है, आप यहां पे देख सकते हो। जो एमीबा का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यहां पे एमीबा का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है एनवायरमेंट के साथ। आपको पता है एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो यहां पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, यहां पे आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, यहां पे कम मिलेगा। तो ज्यादा से जहां पे ज्यादा होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो कम कंसंट्रेशन बा लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के पास फ्लो करता है। इसको ही बोलते हैं हम डिफ्यूजन। वही प्रोसेस से वो क्या करेगा, बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है और अंदर कम है, तो क्या होगा ना, ऑक्सीजन अंदर जाएगा क्योंकि बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ट्रैवलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन बाहर है, लो कंसंट्रेशन अंदर है, तो इस प्रोसेस से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा, रेस्पिरेशन के करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर कम रहता है। जब ये अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वही डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है ऑक्सीजन अंदर जाता है कि कौन सा प्रोसेस है ना, तुम्हारा डिफ्यूजन प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए तुम्हारा सेल कांटेक्ट में रहना चाहिए ना एनवायरमेंट के साथ। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन का बात आता है, ह्यूमन का हर बॉडी पार्ट्स हर बॉडी सेल, जितने भी बॉडी सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, सारे सेल्स एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं रहता है, तो सारे डिफ्यूजन प्रोसेस तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एवरी सेल्स इन आवर बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन, तो वो कहां से लाएगा। सो इसीलिए हमारा बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ऑर्गन से और डिफरेंट मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर लाएगा और हर सेल तक पहुंचाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो वही यहां पे बोला जाता है, जब भी हमारा हर सेल एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से हिसाब से कैसे ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच पाएगा, नहीं होगा ना। तो वही लिखते हैं इसका आंसर। आंसर होगा इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, each body cell required oxygen, but all body cells are not directly contact with surrounding environment. Okay, with surrounding environment. जब ये सारे सेल कांटेक्ट में नहीं है, तो कैसे डिफ्यूजन के हिसाब से वो क्या ऑक्सीजन को रिक्वायर करेंगे। तो ये यहां पे लिखा गया है, तो यहां पे लिख सकते हैं therefore diffusion is insufficient to meet the requirement
रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, multicellular organisms like human। समझ में आ गया? हमारा each and every cells in our body is not directly contact with the environment, so हर सेल तक डिफ्यूजन के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो वही इसका आंसर है। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? What criteria do you use to decide whether something is alive or not? फर्स्ट हम वही वीडियो में हम क्या बता रहे थे, जब भी कोई आदमी व कोई ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा है हम देख रहे थे, कोई विजिबल मूवमेंट कर रहा है, कहां पे भाग रहा है, कहां पे कुछ कर रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है। जब ये हमको वो दिखाई नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल वो सो गया था, हम इसका ब्रीदिंग चेक कर रहे थे, और जब ये प्लांट का बात आ रहा था हम चेक कर रहे थे वो ग्रीन कलर है कि नहीं, और डिफरेंट कलर के लिए हम चेक कर रहे थे क्या इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो वही तो हम क्राइटेरिया यूज कर रहे थे, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है कि नहीं, तो वही लिख देते। द मेन क्राइटेरिया भूल हो गया। Main criterion we use to decide whether something is alive or visible मूवमेंट। इसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे? ब्रीदिंग और ग्रीन कलर फॉर प्लांट्स एंड ग्रोथ फॉर other color of plants। वही तो हम चेक कर रहे थे, समझ आया कि नहीं? ग्रीन कलर हम चेक कर रहे थे प्लांट्स के लिए, और अदर कलर ऑफ प्लांट्स के लिए हम चेक कर रहे थे ग्रोथ। तो वही था क्राइटेरिया, हम यूज करके हम बता सकते हैं कोई जिंदा था कि नहीं जिंदा था। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। What are the outside raw materials used for by an organism? तो क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो फर्स्ट इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर भी चाहिए, मतलब फूड के अंदर तो मिनरल्स है, और वाटर, फूड, वाटर और ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट्स के लिए एक्स्ट्रा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही लिख देते। तो the outside raw materials used for by an organism are follows। क्या है? एक है फूड, सेकंड क्या है? वाटर, थर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन लिख देते, ऑक्सीजन, और लिख देते ऑक्सीजन लिख देते, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर स्पेशली प्लांट्स। सबके लिए नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं इसके लिए ही आवश्यक है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही तो आउटसाइड मटेरियल है जो अंदर हम लेते हैं, खाना लेते हैं, इसके साथ पानी भी पीते हैं, और ऑक्सीजन को भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं लेते। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेता है। तो वही आउटसाइड मटेरियल जो हम अंदर लेते हैं जिंदा रहने के लिए, हमारा मेंटेनेंस
प्रोसेस को चालू करने के लिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? देखो मैं बताया था मेन 4 प्रोसेस हम वही चैप्टर में पढ़ाई करेंगे जो सबसे एसेंशियल होता है मेंटेनिंग लाइफ। जैसे फास्ट होता है न्यूट्रिशन अंदर लेने के लिए, और इससे एनर्जी जनरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और सेल तक तुम्हारा जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है इसको पहुंचाने के लिए हम यूज करेंगे प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। जब ये सब कुछ प्रोसेस अच्छे से चल रहा है, बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर निकालने के लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे एक्सक्रेशन। तो वही चारों मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको लिख देते हैं। क्या होगा? वी कंसिडर्ड द प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर न्यूट्रिशन, और क्या होता है रेस्पिरेशन, और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एंड और भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, control and coordination, and last one is excretion. Okay, the main process, इसको याद रखने के लिए हम यूज करते हैं NCERT। N फॉर न्यूट्रिशन, ओके, C फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और E फॉर एक्सक्रेशन, R फॉर रेस्पिरेशन, एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो वही और भी है, जैसे तुम्हारा रिप्रोडक्शन भी है, और इसके साथ तुम्हारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन वो मेन प्रोसेस है। ठीक है, हम यहां पे लिख देते, वी कंसिडर the main process for maintaining lives are nutrition, respiration, transportation, control and coordination and excretion। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से सारे ऑर्गन सिंक्रोनाइज होके साथ मिलके काम करेंगे, वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है। तो चलो ये हो गया तुम्हारा नंबर 4। तो आज यहां से छोटा सा क्लास था जहां पे हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, इसके बाद था तुम्हारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही क्लास है जो हमको मिला है इसका आंसर, वही यहाँ पे डिस्कशन किए है। तो चलो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।